सो बेसिकली जब हम अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब मोशन में जो होती है, जो स्पीड होती है वो थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो बढ़ती या घटती रहती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम हमने पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देयर विल बी अ चेंज ऑफ स्पीड, देयर will be change of speed, change of speed। जब चेंज ऑफ स्पीड हो रहा था वहां पे, तो स्पीड चेंज किस तरह से हो सकती है, या तो स्पीड जो हो सकती है वो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो या तो मान लीजिए केस इंक्रीज ऑफ स्पीड एंड डिक्रीज ऑफ स्पीड, एंड द अदर केस इज डिक्रीज ऑफ स्पीड। अब इंक्रीज ऑफ स्पीड भी क्या हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली मतलब बराबर इंक्रीज हो रही है, एंड ये नॉन यूनिफॉर्मली भी इंक्रीज हो सकती है, मतलब बराबर ना होते हुए भी घट रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कभी वो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, कभी 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, मतलब बराबर बराबर नहीं, 7 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो उसका भी अभी केस देखेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि इंक्रीज, पहले तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कंडीशन थी कि चेंज हो रहा था स्पीड के अंदर। अब जब स्पीड के अंदर चेंज हो रहा था तो वो स्पीड या तो इंक्रीज होके चेंज ला सकती है या तो डिक्रीज होके चेंज ला सकती है। अब जब इंक्रीज होके चेंज ला रही है तो इंक्रीज भी दो टाइप में हो सकती है, या तो वो बराबर तरीके से इंक्रीज हो रही है या तो बराबर तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो यहां से ना एक पॉइंट हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, अभी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीज ऑफ स्पीड को जो क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एंड डिक्रीज ऑफ स्पीड को बोलते हैं हम रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसे आप इतना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का हमें एक फॉर्मूला पता चल रहा है, चेंज ऑफ स्पीड, मतलब चेंज ऑफ स्पीड से हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ए लिख देते हैं, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड लिख सकते हैं अपॉन टाइम टेकन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला, इससे हमें पता चलता है कि चेंज ऑफ स्पीड जो होता है उसका रिलेशन होता है एक्सेलरेशन से। अगर हमें कभी भी मतलब टाइम या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो किसी भी चीज का, या कभी हमसे पूछा गया हो कि वेलोसिटी जो थी वो इतनी थी इस टाइम पे और कुछ टाइम बाद वेलोसिटी उतनी हो गई, तो फिर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को रख के, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, इससे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी डिराइव होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन हम उन्हें इंडिविजुअली देखेंगे। ओके, सो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल गया होगा। एक्सेलरेशन मींस अ चेंज ऑफ स्पीड इन विच द स्पीड इंक्रीजेस एंड यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का केस क्या है, मतलब क्या होता है, जैसे ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देख लेते हैं, ये टाइम है एंड ये डिस्टेंस है। ओके, सो टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है, इतने टाइम पे इतने टाइम पे इतने टाइम पे डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली कवर हो रही है, यानी कि इतने टाइम पे इतनी डिस्टेंस चली, इतने टाइम पे भी इतनी डिस्टेंस चली, इतने टाइम पे भी इतनी डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम। टाइम तो क्या हो रहा है, स्पीड जो हो रही है वो कांस्टेंट है पूरे दौरान, तो उसमें क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं होता। लेकिन अगर एक केस ऐसा आ जाता है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, सो बेसिकली ग्राफ को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। अभी आप दिमाग में ये रख लीजिए कि इंक्रीज ऑफ स्पीड जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें जो बराबर तरीके से स्पीड बढ़ रही हो, यानी कि कुछ टाइम पहले वो 2 थी, फिर 2 के बाद 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, यानी कि ये 2-2 इंक्रीज हो रही है, 2-2 मीटर पर सेकंड जो है इंक्रीज हो रही है। तो मतलब बराबर बराबर इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं कि 2 थी 4 हो गई, 4 के बाद 7 हो गई, ठीक है, वो बराबर बराबर इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आ जाता है। और अब हमने बुक में पढ़ा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो टर्म होती है रिटार्डेशन के अंदर। रिटार्डेशन में क्या होता है, स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, वहां पे डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज के केस में हम रिटार्डेशन पढ़ते हैं। सो अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। तो आपको इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सो लेट अस बेसिकली जंप इनटू द ग्राफ सेक्शन। अब ग्राफ में क्या है, तो सबसे पहला ग्राफ देखते हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और हमें ग्राफ से क्या क्या फायदे हैं। तो ग्राफ से हम ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो कि अभी बनाया था, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। सो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, जिसमें क्या है, कुछ टाइम पहले डिस्टेंस जो थी, यानी कि 0 या 1 सेकंड पे जो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 1 मीटर थी, 2 सेकंड टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 2 मीटर करी, एंड 3 सेकंड टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 3 मीटर करी। तो क्या हो रहा है, अब हमें ये पता चल रहा है इससे कि जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही। तो स्पीड हमें क्या बताती है, स्ट्रेट लाइन बताती है, ठीक है। अब इसमें ना इस स्लोप का बहुत बड़ा रोल है। अभी स्लोप का रोल कैसे है, तो बेसिकली इस लाइन को रफ करते हैं एंड जानते हैं इसका क्या रोल है। सो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। अब हमें कभी भी इसके मेथड से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट जो है P है, ये O है, एंड ये Q है, एंड ये B है। तो हमें पता है OQ QP जो है पॉइंट, QP पॉइंट है वो किसके बराबर है, OB के। ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो ये वाला पॉइंट इसके बराबर है। ओके, एंड अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, लेकिन अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ये है, ये वाली साइड QP, ठीक है, QP हमारा परपेंडिकुलर है, QP परपेंडिकुलर है, तो हम QP जो है हमारा OB के बराबर है, हम QP लिख देते हैं यहाँ पे। एंड बेस हमारा क्या है, OQ, OQ हमारा बेस है। ओके, तो टेन थीटा। अब मान लीजिए जो हमारी OQ था, QP जो था हमारा वो 3 मीटर था, यहाँ पे 3 मीटर है, तो यहाँ पे 3 मीटर हमारी जो थी वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड थी, और OQ जो था वो 3 सेकंड टाइम था, तो 3 सेकंड। तो हमारा जो 3 सेकंड, तो टेन थीटा हमारा क्या बता रहा है, मीटर पर सेकंड। एंड मीटर पर सेकंड क्या होता है, वो होती है हमारी स्पीड। स्पीड रिप्रेजेंट करती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो हम ग्राफिकल मेथड से भी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे PQ यानी कि परपेंडिकुलर जो था और बेस का रिलेशन से हमने स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये कौन सा केस था, जब हमारी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। अब इसके कई सारे केस और बनते हैं, सेकंड केस पर चलते हैं। ये था फर्स्ट केस, जो स्पीड कांस्टेंट थी। अब केस सेकंड, अब क्या है, केस बनता है जिसमें जो हमारी स्पीड है
वो जीरो हो जाती है। जीरो कैसे? अब जीरो को ग्राफ ऐसे कैसे बना, ये आया हमारे टाइम, ये आई हमारी डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम। अब क्या है, टी टाइम पे हमारी जो टी टाइम थी यहां पे हमारी, यहां पे भी जो डिस्टेंस ट्रेवल थी वो थी, मान लीजिए 3 मीटर की लाइन है तो यहां पे भी 3 मीटर थी टाइम टी इक्वल टू 1 पे, और टी इक्वल टू 2 पे भी हमारी जो डिस्टेंस थी वो तब भी 3 मीटर रही है। मतलब टाइम का चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड जो मतलब डिस्टेंस जो हमारी रह रही है वो वही रह रही है, इसका मतलब मोशन हो ही नहीं रहा। तो यानी कि वेलोसिटी जो है हमारी या स्पीड है जो है वो जीरो है, वेलोसिटी और स्पीड जो है हमारी जीरो है। तभी तो डिस्टेंस हमारी वही है, हम हमारी पोजीशन पहले भी यही थी T1 टाइम पे, ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम पे भी पोजीशन जो हमारी वही है। तो क्या है, हमारी जो कोई डिस्टेंस हो ही नहीं रही, हमारी डिस्टेंस को हम पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी जीरो है। जब क्योंकि अगर हमारी कोई स्पीड ही नहीं होगी तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा आ गया सेकेंड केस। अब बढ़ते हैं थर्ड केस की ओर, जिसमें बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म जो हमारी है स्पीड जो है। अब डिस्टेंस यहाँ पे टाइम का, ये टाइम की लाइन है एंड ये डिस्टेंस की है। ओके, तो डिस्टेंस, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, तो इससे आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसका आपको डीपली कुछ भी नहीं देखना। अब ये आपका क्लास 9th में इसके बारे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ बनते हैं, एक तो ये एंड एक ये। ओके, तो आपने 3 केस देख चुके हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या था, हमारा जो है मोशन जो हो रहा था वो यूनिफॉर्मली हो रहा था, ठीक है। तो वेलोसिटी जो थी हमारी एक कांस्टेंट थी कि हाँ इस वेलोसिटी से जो है हमारी बॉडी मूव कर रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या तो मतलब वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है कि वो बॉडी जो मूव कर रही है कभी ज्यादा तेज मूव कर रही है कभी कम तेज, मतलब मोशन जो है वो इंक्रीमेंट जो हो रहा है बॉडी के अंदर वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है। ओके, एंड अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वो वाला केस ये है, वेलोसिटी जीरो यानी कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पैरेलल टू टाइम के ऊपर, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, एंड हमने ये कैलकुलेट करना, स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। अब बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। अगर आपको इसे नोट करना है तो कर सकते हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस नंबर 1, इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारी जो है यहां पे टाइम है, ऊपर हेडिंग लगा देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो ये हमारा टाइम है, यहां पे हमारी वेलोसिटी होगी कुछ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है बॉडी की, अगर पहला केस मानते हैं जिसमें हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, उस बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब जो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास ये मान लीजिए टाइम 1, 2, 3 एंड ये 4 है। ओके, तो t इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, हम ये वाली लाइन मान लेते हैं, ये एंड ये। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जो हमारी वेलोसिटी है वो मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारी जो वेलोसिटी रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड रही है, t इक्वल्स टू 1 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब हमारी वेलोसिटी सेम रही है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, सॉरी, तो हमारा फॉर्मूला था
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम स्पीड इंटू टाइम टेकन कर सकते हैं। अब स्पीड हमारी कितनी थी, स्पीड हमारी थी पहले भी v थी, लेकिन टाइम में चेंज आया, t2 पे कुछ था, t1 पे कुछ था। t2 मान लीजिए हमारा जो टाइम था वो था 4 सेकेंड, ये यहाँ पे था। t2 हमारा जो हमारा टाइम कुछ टाइम बाद, t2 मतलब फाइनल में टाइम में हमारी कितनी वेलोसिटी रही, वो भी 4 मीटर रही, पहले भी 4 मीटर रही। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी टाइम में ये था, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे t1 आ गया, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड यानी कि t2 फाइनल में और इनिशियल में। t फाइनल और t इनिशियल भी लिख सकते हैं t2 t1 की जगह। अब v वेलोसिटी है यहाँ पे 4 लिखे और 4 माइनस 1 3, तो जो हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट करके आई वो आई 12 मीटर। ओके, तो ये हम अपने ग्राफिकल मेथड से डिस्टेंस कैलकुलेट करी कि अगर हमें बता रखा है कि ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड है एंड टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी 4 मीटर पर सेकंड रहती है एंड टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे भी जो हमारी वेलोसिटी रहती है 4 मीटर पर सेकंड रहती है, तो हमने इस मेथड से 12 मीटर हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट करी है। अगर आपको समझ में नहीं आया एक और बार इसे एक्सप्लेन करते हैं। स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। हमारी स्पीड जो आई थी 4 मीटर पर सेकंड थी। अभी स्पीड और वेलोसिटी से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम ही टर्म है, बस जो मैंने पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो हमने टर्म पढ़ी थी कि उसके अंदर डायरेक्शन बताते हैं, वैसे ही वेलोसिटी के अंदर भी डायरेक्शन पता चलता है। ये वेक्टर क्वांटिटी या स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो हमारी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस जो आ गई हमारी स्पीड इंटू टाइम टेकन आ गई मल्टीप्लाई करके। अब हमारी टाइम जो था वो दो अलग अलग था, दो अलग अलग टाइम मतलब 4 सेकंड पे कुछ टाइम, 4 सेकंड पे स्पीड थी और 1 सेकंड पे स्पीड थी। तो हमारा वेलोसिटी जो थी या स्पीड जो थी हमारी वो कांस्टेंट रही है, तो हमने उसे कॉमन रखा। लेकिन टाइम में चेंज है तो 4 माइनस 1 3 आया हमारा एंड जो हमारी स्पीड आई 4 इंटू 3 हमारी 12 मीटर आई, वो डिस्टेंस सॉरी। ओके, तो हमने एक पहला एक केस देख लिया। अब दूसरा केस देखते हैं, केस टू यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है हमारी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब इसमें कैसे, ये वही थीटा, ओके, एंड ये t यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, ओके, और ये हमारी वेलोसिटी आ गई। तो क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी जो हो रही है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। इस टाइम पे वेलोसिटी कुछ थी, इस टाइम पे कुछ आई एंड इस टाइम पे कुछ आई, तो वेलोसिटी जो हो रही है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जो हमारी है, अब जब टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम मान लीजिए t 2 3, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हमारा जो, अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन बाई चेंज इन स्पीड। तो हम यहाँ पे चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे टाइम टेकन, तो t इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज कैसा आ रहा है, पहले जो स्पीड थी वो 0 थी और फाइनल में स्पीड आ गई 4, ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड, तो 4 आ गई एंड 4 माइनस 0 क्योंकि इनिशियली 0 थी उसकी स्पीड एंड टाइम 4 सेकेंड में आया, तो हमारा एक्सेलरेशन जो आया वो आया 4/4 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अभी सेकेंड स्क्वायर की यूनिट कैसे पता चली हमें, जैसे हमारा जो स्पीड की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, हम इससे देख रहे हैं मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम जो होता है हमारा सेकेंड में होता है, तो मीटर और नीचे सेकेंड आ गया ये वाला एंड सेकेंड ये वाला, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारी इसकी यूनिट डिराइव होती है ऐसे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे हमारे मेन जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो इक्वेशन ऑफ
मोशन जो है हम हेडिंग लगाएंगे और हम उसके एक एक डेरिवेशन को देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जैसे कि हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन देख ली थी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली, उसे सबसे पहले देखते हैं अगेन। एंड उसमें क्या होता है कि कुछ वेलोसिटी पहले होती है u, तो इसे बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो थी इनिशियल वेलोसिटी, अब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। हम वो इक्वेशन आई कहां से, उसे डिराइव करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी आई u, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी हो गई वो हो गई हमारी v। हम एज्यूम कर लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी वो u थी और फाइनल v हो गई। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज v एवरेज जो होता है हमारा v प्लस u बाय 2। क्या इसमें यहाँ पे इस एवरेज वेलोसिटी की कोई जरूरत लग रही है? नहीं। हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन निकालना है v और u और t के बीच में, एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी तक। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना। तो हमने दो दो चीजें पढ़ी थी, एक तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है और नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। तो हम एक्सेलरेशन का हम लिखते हैं फॉर्मूला चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो चेंज इन स्पीड कैसे पता चलेगी हमें? चेंज यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो थी और वो इनिशियल थी, है ना। अब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस करके हमें चेंज पता चल जाएगा कि इतना चेंज आया है किसी स्पीड में। अब ये आया हमारा टी टाइम के अंदर ये चेंज आया है, एक्सेलरेशन हमारा ये है। तो हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT v माइनस यू। सो v इक्वल्स टू AT प्लस यू। तो हमारी ये इक्वेशन डिराइव होती है v इक्वल्स टू यू प्लस AT, जिससे हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे। सो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। अगर आप चाहते हैं इसे नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन पे। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाले फॉर्मूले की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 1 डाल के। ओके, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो था, अब क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी वाला जो हमारा फॉर्मूला था v एवरेज, हम लिख लेंगे v प्लस यू बाय 2। ओके, हमने ये पढ़ा था ना एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला जो था। अब हमें क्या है, हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू या वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब हमें डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें v लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो स्पीड, ये स्पीड है हमारी, s डिस्प्लेसमेंट में मान लेना। तो वेलोसिटी हमारी हुई s बाय t। तो s हमारी डिस्टेंस हो गई कुछ। अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी v इंटू टी। ओके, अब हमने v का जो फॉर्मूला था वो यहां लिखा था। तो हमारी v क्या थी, v प्लस यू, ये v है। ओके, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। ओके, हमने क्या करा, v की वैल्यू पुट कर दी है, v प्लस यू बाय टी, v एवरेज वाली वैल्यू जो है हमने पुट करी यहाँ पे। ओके, तो हमारा ये s था, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हमारी थी। अब v प्लस यू, हम u की जगह क्या, या v की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, ये v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, u प्लस एटी, ये वाला। और हमारा ये क्या था, u हमारे पास ऑलरेडी था, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता था। हमने v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आया, 2u आया प्लस 80 आया। 2u कैसे, एक ये u,
बाय 2। तो हमारा क्या आया 2ut, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस at² बाय 2। हमारा इतना आया। अब इतना आपको समझ में आया। अब हमारा क्या होगा, s इक्वल्स टू 2u से हम ये जो है 2 को डिवाइड कर देंगे दोनों के नीचे, तो 2 से 2 कटा, तो हमारी इक्वेशन जो डिराइव होके आती है वो आती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो ये हमारी आई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप आप इसे नोट करते रह रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। शायद यहाँ पे स्पेस बाकी है, तो हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, एक्सेलरेशन की तरफ। ये एक्सेलरेशन, ओके। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है हमारा v इक्वल्स टू u प्लस at जो था, हम इसमें क्या है, हमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो हमारे मन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, सेकंड इक्वेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास s के साथ कोई रिलेशन नहीं था, डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेशन था। अब हमारे क्या हुआ, इसमें हमारा एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी के साथ साथ हमारा डिस्टेंस का भी हमारा जो है रिलेशन आ गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसे क्या है वो भी देखते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड से v स्क्वायर u स्क्वायर, u नहीं आएगा सॉरी, इसका होल स्क्वायर होगा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। ओके, तो v स्क्वायर u स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये इक्वेशन को इससे रिलेट करना है, तो हमारे जिससे s आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। हमने इसमें से 2 कॉमन लिया है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, हम a कॉमन लेंगे। ओके, जब हम a कॉमन लेंगे तो हमारी इक्वेशन जो होगी वो इससे रिलेटेड बनेगी। तो क्या होगा, a कॉमन लिया तो a स्क्वायर, और ये क्या आएगा, हाफ में आएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया और 2 इसके बाद था नहीं, तो 2/2 डिवाइड हो जाए, तो at स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा हो तो a कॉमन लिया तो a स्क्वायर t स्क्वायर था, तो a t स्क्वायर हाफ में, और ये 2 कॉमन ले लिया और इसमें बचा केवल ut। तो हमारी ये इक्वेशन जो आ गई वो आई 2, और ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो आ रही है हमारे सेकंड इक्वेशन में आ रही है, और वो किसके इक्वल था, s के इक्वल था। तो हमारी इक्वेशन जो डिराइव होती है थर्ड वाली, वो आती है u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारी ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो डिराइव होती है। ओके, तो हमारी यहाँ पे जो है इक्वेशन सारी खत्म होती हैं और दिस चैप्टर का एंड होता है। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।